जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन, ये देख रहे हो, ये जितने भी एग्जाम हैं और नीचे भी और भी एग्जाम लगे हुए हैं, तो ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी चल रहा है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ये सब एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए होंगे 2024 में, ये तो आपको करवाएंगे ही, प्लस इसके ऑप्शन को भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, जो आपका रियल आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी बन जाता है क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करना। और देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि वीडियो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये प्ले लिस्ट में, तो ये 2024 का है। ये देखो, ये इसमें पूरा जितने भी एग्जाम थे उन सारे एग्जाम का कवर कर रखा है पॉलिटी, तो यहाँ पे जाना प्ले लिस्ट में, तब मिल जाएगा। ठीक है, और अभी चल रहा है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी देखोगे 2024 में एक वीडियो डल चुकी है, सारा वीडियो डाल देंगे। और यहाँ पे ईयर वाइज भी एक वीडियो आता है वीक में, जो कि 2023 2024 2024 का कंप्लीट हो गया है, 2023 चल रहा है, और ऐसे करके सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू को आराम से कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको कहीं भी फिर भटकना नहीं पड़ेगा पीवाईक्यू के लिए। सारे बच्चे आराम से पढ़ो, और ये सारे एग्जाम को तो कवर कर ही रहे हैं, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज दोनों कवर हो रहा है। एक टॉपिक वाइज भी कवर हो रहा है और ईयर वाइज भी कवर हो रहा है, और सीसेट भी कवर हो रहा है। तो आराम से बस पढ़ते रहो। और जिस भी बच्चे को ये वाला पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे चले जाना, जो आपका ये यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है, टेलीग्राम पे जाना। ठीक है, यहाँ पे ये टेलीग्राम आईडी है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाना, सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारा करवा रखा था। अभी 56 नंबर से शुरू करते हैं। 56 नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू मेसोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और नीचे पढ़ो, ये एबव के बारे में बोल रहा है, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट इनकरेक्ट ये भी ध्यान रखना कि कभी ये सही पूछ लेता है और कभी गलत पूछ लेता है। तो पढ़ो ये क्या बोल रहा है। अलेक्जेंडर बर्न्स के बारे में बोल रहा है। अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के सॉरी घाट। अच्छा एक बात बताओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो एग्जामिनर के माइंड को भी समझो, क्योंकि जैसे ये देखो, ये नाम दिया है, ठीक है, अब एग्जामिनर जब चाहे तो यहाँ पे दूसरा नाम भी तो वो दे सकता था, और ये उत्तर प्रदेश के जगह पे मध्य प्रदेश भी दे सकता था, और यहाँ पे ये भी चेंज कर सकता था। ठीक, तो हर एक चीज़ को समझो, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को गलत करवा सकता है वो सब चीज़ को समझो। ठीक, तो अभी पढ़ो इसको। तो अलेक्जेंडर बर्न्स के बारे में बोल रहा है, भारत में प्रथम शैल चित्र की खोज की है। ठीक है, अभी देखते हैं ये प्रथम द्वितीय तृतीय क्या है, इसका राइट आंसर तो देखेंगे ही, लेकिन एग्जामिनर कैसे सोच सकता है क्वेश्चन में वो चीज़ भी देखो। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जगह हो सकता था मध्य प्रदेश हो, या झारखंड, कोई भी स्टेट दे सकता था। तो इस वाले क्वेश्चन को जैसे आपने कथन को पढ़ा तो आपने क्या समझा कि इस वाले कथन को ना एग्जामिनर अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा भी चेंज करके मैनिपुलेट करके गलत करवा सकता है। ठीक, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कथन देखो, भीमबेटका शैल चित्र की खोज उस समय हुई जब पुरातत्ववेत्ता था बीएस वकनकर, नाम कैसा है, बीएस वकनकर ने भोपाल से इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से देखे, और उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे वो स्टेशन पे उतर गए। ठीक है, ये बोल रहा है ये एक्सप्लोर किया था, ठीक, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का। तो देखो, अगर इस वाले कथन को देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ यहाँ पे ये लग सकता है कि हाँ ये गलत करवा सकता है। ठीक, भीमबेटका के जगह पे कोई और गुफा का नाम दे सकता था। ठीक, फिर यहाँ पे देखोगे कि ये नाम चेंज कर सकता था। ठीक, जहाँ जहाँ पे ट्रैप है ना, हर वो चीज़ को समझो कि ट्रैप कहाँ कहाँ पे एग्जामिनर दे सकता है। यहाँ पे ये चेंज कर सकता है, इटारसी से हो सकता है वो पुणे जा रहा हो, भोपाल जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये वाला कथन यहाँ से यहाँ तक नहीं गलत करवा सकता, क्योंकि ये जेंडल है, ये जेंडल स्टेटमेंट ही है। क्या गलत करवाएगा कि वो खिड़की से नहीं गेट से, ऐसा नहीं करता है, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये खिड़की की जगह गेट लिख के दे दे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो गलत नहीं होगा, गलत होगा तो इसमें 3 जगह गलत करा सकता है। और फिर यहाँ पे देखो उड़ीसा की शैल चित्र, फिर अभी क्या बताया, उड़ीसा के जगह पे कोई और स्टेट दे सकता है। ठीक, और यहाँ पे पढ़ोगे तो ये बोल रहा है विद्यमान नहीं था। चलो, अगर इस वाले कथन का ये क्वेश्चन जो है इसको समझोगे, तो पहला कथन जो बोल रहा है ना, पहला कथन में बोल रहा है अलेक्जेंडर बर्न्स ने, ये जो अलेक्जेंडर बर्न्स है ना, ये गलत है, ये है ही नहीं। राइट आंसर है इसका बी एस वनक्कर। ठीक है, वनक्कर यही राइट है। तो ये अलेक्जेंडर बर्न्स के जगह पे क्या होनी चाहिए, बी एस, यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, देखो इसके जगह पे होनी चाहिए बी एस, लिख लो, वो कान कर। ठीक है,
तो ये गलत है, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। और एग्जामिनर ने यही ट्रैप ही दिया था यहाँ पे, अलेक्जेंडर वंश, क्योंकि नाम तो आसानी से चेंज कर सकता है ना, और ये राज्य का नाम भी चेंज कर सकता है, बाकी ये सब सही था, तो इसका ये गलत था। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा कथन सही है, ये कथन सही रखा है यूपीएससी ने। कोई भी बच्चा इतना डीप नहीं पढ़ के जाता है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आता है। बाकी ये जो है, ये बोल रहा है उड़ीसा की शैल चित्र में चित्रों का उत्कीर्णन एक शैल चित्र में विद्यमान नहीं, ये जो नहीं है ये निगेटिव, ये गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, है होनी चाहिए, और इसने दे रखा है निगेटिव। ये बोल रहा है ना कि ये द पेंटिंग के बारे में बोल रहा है, नहीं है, तो ये गलत करो। और जैसे ये गलत करोगे, 3 और 1 को गलत करोगे, तो राइट आंसर 2 आ जाएगा। 2 कहाँ पे? बी में। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब थोड़ा सा देख लो, ये जो भीमबेटका गुफा है, यहाँ से ये कीवर्ड अभी निकाले थे, तो यहाँ पे लिख लो भीमबेटका गुफा के बारे में, ठीक है। भीमबेटका गुफा जो है, देखो भीमबेटका गुफा के बारे में अगर देखोगे, तो ये सबसे पहले देखो ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में रायसीना जिला में, ठीक। कहाँ पे? एमपी में रायसीना जिला। बीच बीच में खांसी हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी है, माफ़ कर देना। और देखो ये जो है ना, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, और इस चट्टान में ना देखोगे कि बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग है, 30,000 साल पुरानी पुरानी पेंटिंग है भीमबेटका गुफा में, ठीक। और ये थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो, ये जो है ना BS वानक्कड़, इनके बारे में भी जान लो। BS वकानकर, नाम कैसा है इनका, वकानकर। देखो ये क्या थे, ये भारतीय पुरातत्वविद थे, और ऐसा ना नाम दे के पूछ लेते हैं यूपीएससी में कि हाँ बताओ, ये 3-4 नाम दे देंगे, पूछेंगे ये है क्या, तो ये क्या थे? पुरातत्वविद थे, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, भीमबेटका शैल की आश्रय का खोज किया था, इन्होंने ही क्या किया था, भीमबेटका शैल की आश्रय का खोज किया था। का खोज किया था, ठीक। तो ऐसे वाला नोट आप भी बना लो पीवाईक्यू के साथ साथ, क्या था, ठीक। और ये भोपाल से इटारसी जाते टाइम ये पैदल रास्ते में देखे थे, तो इस क्वेश्चन से हमने इतना कुछ समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है कि इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा वाट डज द टर्म ऑफ किंजलिकनी, नाम कैसा है, किंजलिकनी रेफर टू। अच्छा, ये किंजलिकनी शब्द के बारे में बोल रहा है, तो ये जो है ना किंजलिकनी शब्द, ये सशस्त्र कमल पुष्प की माला थी। और ज़्यादा यहाँ से ये कोई टर्म ध्यान मत रखो ऐसा, बस ये नॉर्मल सा है क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सा देख लो, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन में और कुछ भी एनालिसिस करने वाला है नहीं, तो चलो बढ़ो आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार करेक्ट, बोल रहा है ये लाइन कैपिटल के बारे में एट सारनाथ, ठीक है। सिंह कैपिटल के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है। इसका अगर आप लोग ने फोटो देखा होगा तो ऐसे बना रहता है, 1 मिनट यहाँ पे फोटो लगा दें, अब क्वेश्चन को ना समझने में बेहतर होगा। देखो ये तो पहला बोल रहा है टॉल टैप्टिंग कॉलम, ठीक है, ये लंबा सुंडाकार स्तंभ है, बिल्कुल है। ये नीचे देखोगे तो और भी लंबा है, आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार ये तो नहीं, ये हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। शीर्ष फलक जो किसी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है। अच्छा एक बात बताओ, किसी प्रकार के, ये देखो किसी भी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का उत्कीर्ण नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे उत्कीर्ण है या नहीं, ये भी उत्कीर्ण है, ये भी किसी भी प्रकार से, ये क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी प्रकार से उत्कीर्ण से रहित है। यहाँ पे पढ़ोगे ना ये वाला, तो आपको लगेगा हाँ ये वाला ना स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, जबकि यहाँ पे उत्कीर्ण तो है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि उत्कीर्ण यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ देख रहे हो ये अशोक चक्र कैसे बना रखा है उत्कीर्ण करके, हाथी दिख रहा है, इधर घोड़ा दिख रहा है, तो उत्कीर्ण तो है ना, तो ये मतलब हो जाएगा आपका गलत, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो वो अपने आप पता चलेगा कि ये शीर्ष फलक जो है अबेकस के नीचे फैली हुई उल्टी पंखुड़ियाँ हैं, ये देखो उल्टा है ना, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, ये उल्टा है ऐसा, ठीक है, ये कमल का फूल की तरह ये उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा। ये अबेकस के बारे में बोल रहा है कि ये उल्टा है, बिल्कुल ठीक, ये सही है आपका, और ये भी सही है। और ये कैसे गलत है, स्टेटमेंट 2 कैसे गलत है बताओ। स्टेटमेंट 2 के बारे में हमने देखा कि स्टेटमेंट 2 में ये बोल रहा है कि ये जो है ना
किसी भी प्रकार के किसी भी सॉरी फॉर डैट, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं बहुत ज़्यादा अभी क्या बताऊँ कुछ दिन से बीमार चल रहा हूँ, इस वजह से बीच बीच में खांसी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि ये किसी भी प्रकार से उत्कीर्ण रहित है, इस वजह से ये कथन गलत हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, अब ये जो स्तंभ है ना, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लो। ठीक है, इसे सबसे पहले देखो ये बनवाया किसने था, तो अशोक स्तंभ, मतलब इसको अशोक स्तंभ भी कहते हैं। तो मान लो कि इसको मौर्य काल में अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि इसे मौर्य काल में किसने बनवाया था, अशोक ने। ठीक है, और ये तीसरा तीसरा शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, तीसरा शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। और यहाँ पे देखोगे तो ये सारनाथ में स्थित है। ठीक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, ये भी ध्यान रखना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये है कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ जगह है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और एक चीज़ और, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जानवर के बारे में। ठीक है, ये कौन कौन से जानवर है, तो यहाँ पे ये नोट कर लेना। इसमें जो जानवर लगे हुए हैं, 4 जानवर हैं। एक है पहला हाथी आपका, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद बैल, ठीक है, उसके बाद एक है शेर। तो ये 4 जानवर भी। तो इतना कुछ आप इस वाले से ध्यान रखना, इस वाले कथन से, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को कभी भी पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर बी था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट के बारे में पूछ रहा है, और इसको लीडिंग बोल रहा है किसने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में। और ये जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम, तो जब भी हम कोई पॉइंट बोलते हैं ना कि ये पॉइंट वहाँ से पढ़ना या फिर ध्यान रखना, तो वहाँ पे ना मार्क कर लिया करो ये PYQ के PDF में कि हाँ इसको स्पेक्ट्रम से करना है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और ये इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि बताओ कि कौन कौन से कदम पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर कि ये सारा आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि डेट वगैरह सब भूल जाते हैं। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर देखोगे तो ये 1 2 3 4 सबसे पहले, मतलब ये सीरियल वाइज ही है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना। लेकिन इन सब के लिए ना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको जान लो। ये लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और क्यों हुआ था? ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता था। ठीक है, तो ये बाकी और भी जितने कथन हैं वो पढ़ना आगे आप लोग वो स्पेक्ट्रम में। और ये जो बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का भारत आना, तो ये कब आए थे? 1934 में। 1934 में आए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारत वापस लौटे थे। और ये जो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक है, 1942 में आपका ये क्रिप्स मिशन आया था। अच्छा एक बात बताओ, क्रिप्स मिशन आप कभी पढ़े होंगे तो ये बता सकते हो क्रिप्स मिशन में हुआ क्या था? चलो मैं ही बता देता हूँ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उस टाइम पे इंडियन का सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटर्स वो आ रखे थे। तो यही क्रिप्स मिशन से, और आगे जो जो भी पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं हर चीज़ को बताने लगूँ तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बोल रहा है कि बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था, नेवल म्यूटनी। और ये जो नेवल म्यूटनी हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये म्यूटनी क्यों हुआ था, ये आप लोग के लिए कि ये नेवल म्यूटनी क्यों हुआ था ये आप लोग बताना। हालांकि ये जो देखोगे तो ये आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में नेवल म्यूटनी बंगाल, ये बंगाल बोल रहे हैं, बम्बई में हुआ था। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा हूँ कि ये नेवल म्यूटनी क्यों हुआ था, इसके पीछे का वाई बताना, वाई। ठीक है, चलो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा वाई बताओगे तो इससे देखो होगा क्या, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आप ही लोग का फायदा है, इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग करोगे तो लंबे टाइम तक याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से मध्यकाल में अपने धातु ढलाई कौशल के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक, उत्कृष्ट ताड़ोदार बंदूकों की ढलाई करते थे। ओके, वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है मेटल कास्टिंग स्टील के लिए ये कौन सा ये फेमस था? तो देखो ये फेमस थे अहोम। अहोम किंगडम जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक, बाकी इन सब के बारे में, इन सब के बारे में आप लोग वहाँ से पढ़ना। जब आप मराठा पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में तो बहुत बड़ी चैप्टर ही है ये कम से कम स्पेक्ट्रम में
5 से 10 पेज की चैप्टर है, तो वहाँ से पढ़ोगे अच्छे से क्लियर होगा। अब मराठा यहाँ पे हालांकि कोई ऐसा स्टेटमेंट आता तो वो क्लियर करवा देते, अब ये पूरा किंगडम ही है, अगर बताने लगे संभाजी शिवाजी इन सब के बारे में तो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर वो लेक्चर। तो आप लोग जो जो टॉपिक यहाँ पे वो हो सकता है डिस्कस, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहोम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेज इन इंडिया, ओके। और ये सही पूछ रहा है, देखो ये जो है ना द चोला पीरियड के बारे में बोल रहा है, द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द, अच्छा एक बात बताओ, ये चोला पीरियड के बारे में जब देखोगे आप तो वहाँ पे मूर्ति वगैरह जो बनता था, मूर्ति वगैरह ये तकनीकी कौशल में सुप्रसिद्ध थे बिल्कुल। ये जो था ना ये मेटल स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा क्या थे, सुप्रसिद्ध थे, तो बिल्कुल राइट है ये। फिर बोल रहा है चोल धातु प्रतिमाओं के प्रतिमा विद्या और शैली, शैल प्रतिमाओं के प्रतिमा विद्या और शैली के समान थी। तो ये दोनों जेंडर स्टेटमेंट है, नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा वो कुछ ऐसा है नहीं। ये बोल रहा है स्टोन काउंटर पार्ट्स के बारे में बोल रहा है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहे हैं कि ये 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से किस पद टर्म का प्रयोग किया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज फॉर द स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे। बहुत इजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ा रखा है मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। और ये भी बताना कि ये प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और उसका नाम भी बताना अगर याद हो किसी को तो। अब देखोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये राइट है, ठीक है, राज्यों का संघ। बाकी इन सबको भी देख लेते हैं। और देखो अब देखो जैसे ये है ना राज्यों का परिसंघ, इसमें क्या होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट में, मतलब जैसे मान लो ये छोटा छोटा क्या स्टेट है और यहाँ पे ये सेंट्रल बैठा हुआ है, तो ये अपना कुछ कुछ पावर दे देगा सेंट्रल को, ठीक है, बाकी कुछ पावर ये अपने पास भी रखेगा, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट। और इसमें अगर एग्जांपल देखोगे ना तो पूर्व का वो अभी जो रूस है वो पूर्व सोवियत संघ था, तो वो भी क्या था, फेडरेशन ऑफ स्टेट था। और स्विट्जरलैंड देखोगे तो ये भी क्या है, ये स्विट्जरलैंड वगैरह, तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट का ही एग्जांपल है। तो ये समझ गए। अब देखो सिर्फ सब्सिडी स्टेट के बारे में बोल रहा है, तो सब्सिडी स्टेट क्या होता है कि मान लो जैसे कोई एक पावरफुल ये वाला स्टेट है, तो इसी का एक छोटा सा मान लो ये कोई सहायक राज्य है, तो इसका क्या है, सब्सिडी स्टेट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैंने समझ लिया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, जस्ट वेट। ये बोल रहा है कि ये अंतरीय एक परिधान है जिसे मौर्य काल के लोगों के द्वारा पहना जाता था, ठीक, बहुत अच्छी बात। ये बोल रहा है अंतरीय एक परिधान है जिसे मौर्य काल के लोग के द्वारा पहना जाता है। अब देखो जो बच्चे PYQ को नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मान लो UPSC 2026 में आ गया अंतरीय परिधान वाला, तो वो दिन में तारे देखने लगेंगे क्योंकि NCERT में ये मिलेगा नहीं, ये सब आपको PYQ में ही मिलेगा, इसलिए PYQ इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो ये अंतरीय परिधान जो है ना, अंतरीय गारमेंट के बारे में बोल रहा है, तो ये शरीर पर ओढ़ा जाने वाला बिना सिला हुआ क्या था, एक कपड़ा था, ठीक। इसका राइट आंसर ये बाकी ये सब कोई काम का स्टेटमेंट है नहीं, अगर स्टेटमेंट काम का होता तो मैं बता भी देता। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कश्मीरी के उत्पल, ठीक, कश्मीर के उत्पल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेप्रेजेंट्स द उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। अब इस वाले जैसे कथन को पढ़ोगे ना, अवंती वर्मन द फाउंडर डिवोटेड क्या था, क्या अपनी मतलब एनर्जी को किस लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। और ये कोई भी राजा है तो वो अपना ऊर्जा को कहाँ लगाएगा, प्रजा के आर्थिक उत्थान के लिए ही लगाएगा। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, मतलब जनरल स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कश्मीर में अवंती वर्मन का शासनकाल उनके मंत्रियों सुइया, अब देखो ये सुइया के अधीन, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना, कोई अगर पार्टिकुलर नाम देके पूछ रहा है ना इतना पुराना पुराना तो ये मिलेगा नहीं आपको NCERT में, ठीक। सुइया के अधीन एक इंजीनियरिंग कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और कीमतें कम हुई। तो जनरल स्टेटमेंट है ये भी, क्या है जनरल स्टेटमेंट, तो मतलब दोनों राइट है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कल भी ऐसा वाला क्वेश्चन दिखे थे,
कल अष्टप्रधान वाला बताए थे, कैसे वो अष्टप्रधान था शिवाजी के शासनकाल में, उन सब का नाम भी देखे थे, क्या क्या नाम था। तो आप लोग बताना याद है या भूल गए। जो भी चीज़ बताते हैं उसका रिवीजन क्या करो। ठीक, देखो ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स के बारे में बोल रहा है। ठीक, और ये हाई ऑफिसर कौन कौन से थे, तो ये मौर्य प्रशासन के समय, ठीक है, किसके टाइम पे पूछ रहा है, मौर्यन प्रशासन में। और ये देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ ये टर्म दे रखे हैं और उससे रिलेटेड ये दे रखे हैं कि बताओ ऐसा मिलाओ। और ये यूपीएससी के शायद 2015 या 14 के आसपास देखने के लिए मिला था, सीएपीएफ का कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो देखो ये सबको अच्छे से देखना होगा क्योंकि ये मे भी हो सकता है यूपीएससी 2026 में रिपीट कर दे। और और देखो ये जैसे है ना, समाहरित और देवाड़िक, अक्ष पटेल, पटल है, अक्ष पटेल, सॉरी अक्ष पटल है, अक्ष पटेल नहीं है, अक्ष पटल, और सन्निधात्री। ठीक है, तो ये समाहरित, देवाड़िक और अक्ष पटल और सन्निधात्री। तो देखो ये सब थे क्या। अब देखो मौर्य प्रशासन के बारे में देखोगे ना तो ये जो है ना ये राइट है, समाहर्त के बारे में बोल रहा है तो ये सही है। और ये देवाड़िक और ये मेरे मुंह से बार बार ये अक्षर पटेल क्यों निकल रहा है आज, पता नहीं, खैर। तो ये देवाड़िक जो है ये दरवाजे पे महल के दरवाजे पे रहने वाले एक अधिकारी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये महल के दरवाजे पे रहने वाले एक अधिकारी थे। तो इतना पॉइंट इससे ध्यान रखना देवाड़िक के बारे में, क्योंकि ये सेना प्रमुख थे नहीं। और ये अक्ष पटेल जो है, जिसको मैं बार बार अक्षर पटेल पढ़ रहा हूँ, पहली बार देखा तो अक्षर पटेल ही मुंह से निकल रहा था, तो ये भी राइट है। ठीक है, ये क्या है, अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी। ठीक है, उसके बाद सन्निधात्री, ये कोषाध्यक्ष, ये भी राइट है। और एक दो चीज़ और देख लो इसमें, जब ये मौर्य काल पढ़ोगे तो रज्जुका वगैरह आते थे, रज्जुका। ठीक, पढ़े हो रज्जुका के बारे में, रज्जुका क्या थे बताना आप लोग, अगर कोई बच्चे पढ़े हो रज्जुका के बारे में तो बताना, और जो नहीं पढ़े हो उसे मैं ही बता देता हूँ। तो रज्जुका था आपका राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, ये राजस्व अधिकारी थे। अच्छा एक और थे प्रदेशिका, ये बताओ क्या थे, जो पढ़े हो बताओ। लाइव करवाएंगे ना किसी दिन पीवाईक्यू, तब मजा आएगा, फिर आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग बताना कि लाइव चलेगा क्या। ये क्या थे, ये जिला गवर्नर थे। आप लोग बता दोगे ना तो मैं लाइव ही करवाऊंगा पीवाईक्यू, रिकॉर्डेड में आप लोग से जैसे कोई क्वेश्चन पूछना होता है आप लोग फिर बोल नहीं पाते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद आज यहीं तक क्लास रखेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है। देखो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड वॉर्ड मैं नहीं पढ़ूंगा, ये ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे कि इसको लॉर्ड वॉर्ड बोला जाए। ठीक है, ये विच किंगडम वाज डिस्क्राइब बोल रहा है, और यहाँ से लॉर्ड काटो, पहले कोई भी लॉर्ड वॉर्ड मत बोलो इसको, ऐसा कोई काम ये भारत में करके नहीं गया है, इसी के कारण अभी तक ना पिछड़ापन है भारत में। डलहौजी डायरेक्ट पढ़ो, डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया है कि एक चूड़ी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आ गिरेगा। ठीक है, अच्छा ये चेड़ी है, चूड़ी में पढ़ रहा हूँ, पता नहीं चश्मा नहीं है ना तो मे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है। एक चेड़ी जो एक ही दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी, किसके बारे में, तो ये भाई साहब अवध के बारे में बोल रहे थे, अवध के बारे में, ए चेड़ी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, अवध के बारे में बोल रहे थे। और ये डलहौजी के बारे में थोड़ा सा देख लो। ठीक है, डलहौजी ये 1848 से लेके 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसका कुछ नीति था और ये कुछ कुछ सुधार किए थे, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया, डाक व्यवस्था हो गया, तो डाक व्यवस्था इन्हीं के आगे हुआ था, डाक व्यवस्था। ठीक है, टेलीग्राफ, उसके बाद रेलवे में भी कुछ देखो कुछ सुधार हुआ था। और इसके आगे ना एक और देखो पॉइंट है, जस्ट वेट, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इधर भी क्वेश्चन है, बाकी अब सारा क्वेश्चन ना कल करवाएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखोगे कि इसके शासनकाल में ना एक और काम हुआ था, गंगा नहर का निर्माण, गंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, गंगा नहर का निर्माण का कार्य पूरा हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, तो इतना पॉइंट इसे ध्यान रखना। बाकी अभी फिर से मैंने एक बार इसको लॉर्ड बोल दिया, सॉरी फॉर दैट।
ये लॉर्ड वॉर्ड वाला एक भी अंग्रेज ऐसा काम नहीं किया जो कि इसको लॉर्ड बोला जाए। चलो ठीक है, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से, और देखोगे क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन, इसको करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जितने भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर देके अपना ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक बैच है। ये बैच है हिंदी लिटरेचर वाले के लिए, जिसमें कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद PYQ जितने भी आए हुए हैं 2025 तक अभी जो एग्ज़ाम होगा वो भी कवर होगा। आंसर राइटिंग, ठीक है, प्लस आपके लिए वीकली डाउट सेशन भी रहेगा कि आपने वीक में जो भी पढ़ा उसके लिए एक लाइव सेशन रहेगा, जो कि आपका टीचर खुद ही बैठ के सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद हैंड रिटन PDF, उसके बाद प्राइवेट ग्रुप रहेगा जिसमें आप आंसर राइटिंग करके पोस्ट करोगे, और बायलैंग्वेज बैच है, एक्टिव रिवीजन सेशन है, प्लस और भी जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पे आप लोग पता कर सकते हो। तो जो हिंदी लिटरेचर लेके पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब ख़त्म करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।